नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी कमीनी बेटी बहू की शर्मनाक करतूत। छीछी बुढ़िया, ये कैसी खीर बनाई है तूने? तुझे आंखों से दिखाई नहीं देता? कितना बड़ा कंकर निकला है इसमें। इतनी उम्र हो गई तेरी और तुझे इतना भी नहीं पता कि चावल को पहले साफ कर लेना चाहिए, फिर बनाना चाहिए। कोई भी काम तेरे से सही तरीके से नहीं होता है। उठा इस कटोरी को और मेरे लिए दूसरी खीर बना कर ला। रुक्मणी जी की बहू सुनीता ने अपनी सास को घूर कर देखते हुए गुस्से में कहा। तो रुक्मणी जी ने बहू के आगे से जल्दी से कटोरी उठाई और किचन में आ गई और जल्दी जल्दी दूसरी खीर बनाई और बहू के लिए कटोरी में लगा कर ले गई और बहू के आगे रख दी। तो बहू ने खीर चख कर देखा और कहा, जा चीनी भी लेकर आ। बिल्कुल ही बेस्वाद बनाई है, जरा सा भी स्वाद नहीं है। बुढ़िया के हाथों में कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकती है। यह बुढ़िया रुक्मणी जी उसे चीनी ला कर देती और बहू खीर खाने लगती है। तो रुक्मणी जी किचन में आ जाती है और किचन की सफाई करने में लग जाती है। जब बहू खीर खा लेती है तो रुक्मणी जी बहू के आगे से कटोरी उठा कर लाती है और बर्तन धोना शुरू कर देती है। तभी रुक्मणी जी का बेटा आकाश भी ऑफिस से आ जाता है। तो रुक्मणी जी उसे भी खाना देती है। जब बेटा खाना खा लेता है तो रुक्मणी जी उसके जूठे बर्तन भी साफ कर देती है। तभी बहू की आवाज़ आती है, माँ जी जरा रूही और रोहन की यूनिफॉर्म पर प्रेस कर देना। रुक्मणी जी कहती, अभी आई बहू। रुक्मणी जी बहू के पास जाती है और उसे रूही और रोहन की यूनिफॉर्म ले आती है और प्रेस करने लग जाती है। तो बहू कहती है कि माँ जी सुबह को दोनों बच्चों के स्कूल लंच में गोभी की सूखी सब्जी बनेगी, तो जरा जल्दी से बना देना, बच्चों को स्कूल जाने में देर हो जाती है। ठीक है बहू। रुक्मणी जी दोनों बच्चों को यूनिफॉर्म प्रेस कर देती है, बहू को ला कर दे देती है। तो बहू कहती है, इन दोनों के लिए हॉर्लिक्स भी लेकर आओ। ठीक है बहू। यह कहकर वो उन दोनों के लिए हॉर्लिक्स लेने चली जाती है और दोनों बच्चों को हॉर्लिक्स ला कर दे देती है और फिर किचन में आकर बाकी के काम भी निपटाती है। आकाश के सामने सीता रुक्मणी जी को बुढ़िया नहीं कहती थी, माँ कहकर बुलाती थी और जब आकाश नहीं होता था तो उन्हें बुढ़िया कहकर संबोधित करती रहती थी। सब सो चुके थे और रुक्मणी जी घर के काम निपटाने में लगी रहती थी। सारा काम निपटाने के बाद रुक्मणी जी अपने कमरे में आ जाती है। यह सब काम निपटाने में रात के 12 बज चुके थे। रुक्मणी जी आकर अपनी खाट पर बैठ जाती है। उनकी कमर और घुटनों में बहुत तेज दर्द था। यह उनका रोजाना का काम था। उनकी बहू सुनीता उससे घर के सारे काम कराती थी और खुद सहेलियों के साथ घूमने फिरने मौज मस्ती करने चली जाती थी और घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी। और तो और जो भी काम रुक्मणी जी करती उसका वो कोई नाम भी नहीं लेती थी और हर काम में कमियां निकालना उसकी आदत थी। रुक्मणी जी रोजाना सुबह 5 बजे से पहले उठ जाया करती थी, नहाती थी, पूजा करती थी और काम में लग जाती थी और पूरे दिन घर के काम करते करते वो थक जाया करती थी और सारे काम निपटाने में उन्हें रात के 12 बज जाती थी। दिन में भी उनकी बहू उन्हें कभी लेटने या थोड़ा सा कमर सीधा करने नहीं देती थी। एक दिन अपने कमरे में पति की तस्वीर पे लगी हार ने रुक्मणी जी को हिला के रख दिया था। बुढ़ापे में अकेले बन के पीड़ा कितनी असहनीय और हृदय विदारक होती है। सोचते सोचते रुक्मणी जी का दिल दर्द से भर उठा था। आंखों से आंसू बार बार छलक रहे थे। उनके पति से जुड़ी सभी चीज़ों को समेट कर अलमारी में रख दिया था। उनकी हंसी से गुलजार कमरा आज एकदम शांत हो गया था। सन्नाटा रुक्मणी जी को काटने का दौड़ रहा था। रुक्मणी जी के पति मोहन बाबू का निधन हुए 20 दिन बीत चुके थे। उनके क्रियाक्रम में सम्मिलित होने वाले सभी रिश्तेदार धीरे धीरे जा चुके थे। ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल अकेले थे। रुक्मणी जी को 2 बेटी और बहू भी है। बड़े बेटे आकाश का अपना कारोबार है और बड़ी बहू सुनीता गृहिणी है। उनका छोटा बेटा विकास और उसकी पत्नी पूजा कोलकाता में एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक साथ काम करते हैं। साथ में काम करते करते दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। उसके बाद उन्होंने अपने घर वालों की रजामंदी से शादी कर ली। उनकी शादी को 2 वर्ष हो चुके थे। रुक्मणी जी अपने बड़े बेटे आकाश के पास रहती थी। वो बीपी और डायबिटीज के मरीज थे।
अक्सर उनकी तबीयत खराब ही रहती थी, जिस कारण वो ज़्यादा उठ और चल नहीं पाती थी। जब तक उनके पति जीवित थे, वो उनके खाने पीने से लेकर दवाइयों तक का पूरा ध्यान रखती थी और उन्हें जरा सी भी असुविधा नहीं होने देती थी। लेकिन पति की अचानक मृत्यु से रुक्मणी जी का जीवन व्यस्त हो चुका था। पिता के कार्यक्रम के बाद उनके छोटे बेटे विकास और उसकी पत्नी पूजा को नौकरी पर जाना जरूरी था, इसलिए वो दोनों वापस चले गए। विकास और पूजा रुक्मणी जी को भी अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन रुक्मणी जी की बड़ी बहू उसी समय मुस्कुराते हुए बोली, अरे देवर जी, आप लोग तो नौकरी पे चले जाएंगे, माँ जी तो अकेले वहाँ परेशान हो जाएंगे। माँ जी को यहीं रहने दीजिए, हम उनका बड़े अच्छे से ख्याल रखेंगे। आप चिंता मत कीजिए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। हर दिन बीतने के साथ अब रुक्मणी जी पहले से भी ज़्यादा बीमार रहने लगी थी, लेकिन उनकी बड़ी बेटी और बड़ी बहू को तो जैसे उनसे कोई सरोकार ही नहीं था। वो अपनी ज़िंदगी में ही मस्त थे, लेकिन वो माँ को अपने पास इसलिए रखना चाहते थे ताकि वो हर महीने आने वाले अपने पिता की पेंशन हासिल कर सके। इसलिए अतिरिक्त विकास भी हर महीने कोलकाता से अच्छी खासी रकम भेजा करता था, जिसे दोनों पति पत्नी हड़प लेते थे। एक दिन रुक्मणी जी ने अपने बड़े बेटे आकाश को बुलाकर कहा, बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, एक बार मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। तो आकाश गुस्से में कहने लगा, माँ, मेरे पास टाइम नहीं है, आप खुद ही चले जाओ। रुक्मणी जी ने कहा, बेटा, तुझे तो पता ही है मेरी हालत के बारे में, कहीं भी चक्कर खाकर गिर पड़ती हूँ। तभी आकाश बोला, माँ, एक काम कीजिए, आप विकास को फ़ोन करके उससे पैसे मंगवा लीजिए, जब वो पैसे भेज देगा तो मैं आपको ले चलूँगा। अपने बेटे की यह बात सुनकर रुक्मणी जी हैरान रह गई और बोली, बेटा, अभी तो हर महीने तुम्हारे पिताजी की पेंशन आती है और तुम भी कमाती हो, फिर भी तुम्हारे पास दवाइयों तक के लिए पैसे नहीं हैं। रुक्मणी जी की यह बात सुनकर उनकी बड़ी बहू सुनीता बोली, कैसी माँ हैं आप, जो अपने बेटे के पैसे पे नज़र रखती है। महामारी फैलने के कारण हमारा पूरा काम धंधा चौपट हो चुका है और देवर जी तो अपनी नौकरी में खूब कमाई कर रहे हैं, अच्छा खासा पैकेज ले रहे हैं, उनका बाकी का खर्चा तो हम उठा रहे हैं। अगर थोड़ा पैसे देवर जी भी दे देंगे तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। ठीक है बहुला, मेरी बात करा दे विकास से। रुक्मणी जी ने कहा तो सुनीता ने फ़ोन लगाकर रुक्मणी जी को पकड़ा दिया। जैसे विकास ने फ़ोन उठाया, रुक्मणी जी बोली, हेलो बेटा। विकास, अरे माँ, आप प्रणाम, कैसे हो आप? बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो सोचा डॉक्टर के पास चली जाऊँ। अरे माँ, आपकी तबीयत खराब है और आप अभी तक सोच रही हैं? नहीं बेटा, वो बात यह है कि मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत थी। अरे माँ, तो पहले बता दिया होता। ठीक है, मैं अभी भैया के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करवा देता हूँ। आप तुरंत पैसे निकाल कर सबसे पहले डॉक्टर के पास जाइए, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। यह कहकर विकास ने फ़ोन रख दिया और अपने बड़े भाई के अकाउंट में 5,000 ट्रांसफ़र करवा दिए। थोड़ी देर में आकाश के पास पैसे ट्रांसफ़र होने का मैसेज आया। तब रुक्मणी जी बोली, बेटा, आ गए पैसे? अगर पैसे आ गए हो तो चल मुझे डॉक्टर के पास ले चल। हाँ माँ, पैसे तो आ गए हैं, लेकिन मैं अभी आपको डॉक्टर के पास लेकर नहीं जा सकता, थोड़ी देर में लेकर जाऊंगा, मुझे कुछ काम है। ऐसा कहते हुए आकाश उसी समय घर से बाहर चला गया। रुक्मणी जी मायूस होकर पास अपने बिस्तर पर लेट गई और अपने बेटे के आने का इंतज़ार करने लगी। सब काफ़ी देर तक वो नहीं आया तो उन्होंने अपनी बड़ी बहू सुनीता से कहा, बहू, तुम्हें मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मुझे बहुत तेज बुखार है, ऊपर से पूरा बदन दर्द से कटा रहा है। उसी समय बड़ी बहू चिल्लाते हुए बोली, आपको तो और कोई काम नहीं, घड़ी घड़ी अपना रोना लेकर बैठ जाती हो, आज यहाँ दर्द है तो कल वहाँ दर्द है, अरे बुढ़ापा यह सब तो लगा ही रहता है। अब हम सारा दिन आपकी सेवा में तो नहीं लगे रहेंगे ना। बहू, वो मैंने आकाश से कहा था, लेकिन वो चिल्ला गया। तभी सुनीता हाथ को हवा में लहराते हुए तेज स्वर में कहने लगी, तो मैं क्या करूँ? बाहर चले गए तो मैं अपने काम घर का काम संभालूँ या आपको डॉक्टर के पास लेकर जाऊँ? चुपचाप पड़ी रहो और अपने बेटे के आने का इंतज़ार करो, बार बार एक ही बात बोलकर मेरा दिमाग मत खराब करो। रुक्मणी जी अपनी बहू की बात सुनकर चुप हो गई।
और चारपाई पे लेटी हुई अपनी हालत में आंसू बहाने लगी। इंतज़ार करते करते रुक्मणी जी थक चुकी थी, लेकिन आकाश रात के 12 बजे आया और वो भी शराब पीकर अंदर आते ही वो अपने कमरे में चला गया। उसने एक बार भी अपनी माँ को देखा तक नहीं, लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर रुक्मणी जी समझ गई कि उनका बेटा नशे की हालत में है। वो चुपचाप यूं ही पड़ी रही। ऐसा हाल में उसे कहते तो क्या, लेकिन उसके शरीर से बहुत ज़्यादा जकड़न महसूस हो रही थी। तबीयत खराब होने की वजह से उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। बिना दवाई और खाने के वो अपने बिस्तर पे अधमरी सी हालत में पड़ी हुई करा रही थी, परंतु किसी को उनसे कोई मतलब नहीं था। उधर कोलकाता में विकास और उसकी पत्नी पूजा को भी घर लौटते न तो देर हो गई थी। तभी विकास को अपनी माँ की याद आई और बोला, मैं भी कितना नालायक बेटा हूँ, काम में इतना ज़्यादा बिजी था कि माँ का हाल चाल भी न पूछ सका। आज माँ की तबीयत खराब थी। तभी पूजा बोली, कोई बात नहीं, मैं माँ जी को अभी फ़ोन करके उनका हाल चाल पूछती हूँ। फिर विकास बोला, नहीं रहने दो, बहुत देर हो गई है, माँ सो गई हो कि वैसे भी उनकी तबीयत खराब है। कल तो प्रोजेक्ट के सिलसिले में हमने दिल्ली जाना ही है, फ़ोन नहीं करती माँ को, अचानक जाकर सरप्राइज़ दे देंगे। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। पूजा ने कहा तो दोनों जल्दी से घर पहुँचे और थोड़ा बहुत जो भी खाना पड़ा था खाकर अपनी पैकिंग करने लगे। सुबह की फ्लाइट से वो जल्दी ही दिल्ली पहुंच गए और टैक्सी पर कर सीधे घर आ गए। डोरबेल बजते ही आकाश ने गेट खोला, लेकिन जैसे गेट खोला तो सामने भाई और उसकी पत्नी को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अरे विकास! तो तभी विकास मुस्कुराते हुए अपने बड़े भाई के गले लग गया। अब वो तीनों अंदर आए, लेकिन सुनीता को कोई खबर नहीं थी। वो अपने कमरे में बच्चों के साथ सोई हुई थी। विकास और पूजा अपनी माँ के कमरे में गई और आकाश अपने कमरे में पहुंचकर अपनी पत्नी सुनीता को जगाने लगा। अरे सुनीता उठो, देखो विकास और पूजा आए हैं। जैसे ही सुनीता के कान में विकास का नाम सुनाई दिया, वो एकदम से उठ खड़ी हुई। क्या बात कर रहे हो आप सुबह सुबह? विकास कैसे याद हमका? बिखरे हुए बालों में विकास अचंभित स्वर में बोले तो आकाश ने उसे सोचते हुए कहा, यह बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही है। ये लोग अचानक कैसे आ गए? हो सकता है कोई काम हो यहाँ। तभी विकास और पूजा जब रुक्मणी जी के कमरे में गए तो वो सोई हुई थी। दोनों ने माँ के चरण स्पर्श किए तो महसूस किया कि उनका शरीर तो बुखार के कारण तपा हुआ था। उनके आसपास कोई दवाई भी नहीं रखी थी। अरे माँ को तो बहुत तेज बुखार है, विकास बेचैन होते हुए बोला। तभी पूजा भी इधर उधर नज़र घुमाते हुए बोली, लेकिन आसपास में कोई दवाई भी नहीं रखी। तभी विकास अपने बड़े भैया को आवाज़ लगाई, भैया ज़रा यहाँ तो आइए। उसी समय रुक्मणी जी की आँख भी खुल गई। अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुम कब आए? तुमने तो बताया भी नहीं। माँ खुश होते हुए कहने लगी तो विकास बोला, यह सब छोड़िए माँ, अब आप यह बताइए, आपको इतनी तेज बुखार है, आपने कोई दवाई क्यों नहीं ली? उसी समय रुक्मणी जी उठने की कोशिश करने लगी तो पूजा और विकास ने उन्हें सहारा देकर बैठाया। हाँ बेटा, बस थोड़ा सा बुखार है। क्या माया, थोड़ा सा बुखार है? आपका बदन तप रहा है और आप इसे थोड़ा सा बुखार बोल रहे हैं। विकास ने फिर से अपने भाई को आवाज़ लगाई तो आकाश बोला, हाँ हाँ अभी आया। उसी समय आकाश और उसकी पत्नी सुनीता दौड़े हुए रुक्मणी जी के कमरे में आए तो विकास ने कहा, माँ को इतनी तेज बुखार है और आप लोगों को कोई परवाह तक नहीं, माँ के पास कोई दवाई भी नहीं रखी है। तो आकाश ने कहा, हाँ मैंने सुनीता को बोला भी था कि कोई दवाई वगैरह माँ के पास रख दिया करो, लेकिन तेरी भाभी भी न घर के सारे काम करते करते फुर्सत ही नहीं मिली होगी बेचारी को, इसलिए शायद मेरी बात सुनकर अनसुनी करती होगी। उसने उसी समय रुक्मणी जी दर्शन कराने लगी तो विकास और पूजा उनको सहारा देकर उठाए और डॉक्टर के पास ले गए। चेकअप करने पर पता चला कि उसकी बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और शुगर की भी कंट्रोल में नहीं है। माँ, क्या आपने दवाइयाँ नहीं खाई? पूजा ने पूछा तो रुक्मणी जी बोले, बेटा यह बात यह है कि 1 महीने से मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई है। ये सुनकर विकास और पूजा हैरान रह गए। वो सारी दवाइयाँ लेकर
उन्हें घर लेकर आए और कमरे में लिटाकर सबसे पहले कुछ खाने को दिया और फिर दवाइयाँ खिलाई। थोड़ी ही देर में रुक्मणी जी को नींद आ गई। विकास गुस्से में अपने बड़े भाई के कमरे में गया तो देखा वो दोनों कमरे में नहीं था और उसकी भाभी आराम फरमा रही थी। भैया कहाँ है भाभी? विकास ने गुस्से से बोला तो सुनीता घबरा गई और हड़बड़ाते हुए बोली, वो तो क्या है ना, आपके भैया बच्चों को ट्यूशन छोड़ने गए हैं, उसी समय आकाश घर पहुंच गया। क्या बात है छोटे, इतने गुस्से में क्यों हो? भैया पहले आप एक बात बताइए, अपनी माँ को दवाई क्यों नहीं ला कर दी? और जब माँ की हालत बिगड़ गई तब भी डॉक्टर के पास नहीं लेकर गए। जानते हैं माँ ने 1 महीने से बीपी और डायबिटीज़ की दवाई नहीं खाई है। यह सुनकर आकाश और सुनीता एक दूसरे को देखने लगे। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ भैया, माँ को डॉक्टर के पास लेकर गए थे या नहीं? अरे वो मैंने सुनीता को कहा था कि मुझे टाइम नहीं है तो तुम ले जाना। क्यों, ऐसे कौन सा काम में बिजी थे जो इतना ज़रूरी काम करने के लिए भी वक्त नहीं था आपके पास? तो फिर सुनीता घबराते स्वर में बोली, मैं तो दिन भर इतना काम करके थक जाती हूँ, मैं कैसे लेकर जाती डॉक्टर के पास? दोनों पति पत्नी आपस में ही बहस करने लगे तो आकाश ने गुस्से में अपनी पत्नी को ही तमाचा जड़ दिया। पति के हाथ 2 थप्पड़ खाकर सुनीता भी कहाँ पीछे हटने वाली थी। उसी समय तपाक से बोली, अच्छा जब हाथ में पैसे आ गए थे तो शराब पीने चले गए, रात को नशे में धुत होकर घर लौटे थे और अब सारा इल्ज़ाम उस पर डालने में तुले हुए ही इलाज के लिए पैसे भेजे गए पैसों से शराब पीने की बात सुनते ही विकास गुस्से से कांपने लगा और एक जोरदार तमाचा अपने भाई के मुंह पे असीर कर दिया। पूरा घर उस थप्पड़ की मुँह से घुस रहा था। आकाश अपने कार पे पड़े थप्पड़ से वही इंतजाम हो गया। वो चाहता तो मुकाबला कर सकता था किंतु वो चुप रहकर अपना गुस्सा पी गया, क्योंकि विकास और पूजा की बदौलत ही उनके परिवार का पालन पोषण हो रहा था। इसलिए आकाश और उसकी पत्नी सुनीता चुपचाप पत्थर की मूर्त बनकर खड़े रहे। तभी पूजा ने कहा, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अरे ऐसा व्यवहार तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी ना करे जैसा तुमने अपनी माँ के साथ किया है। भाभी, मेरी देवी समान सास की सेवा करने की बजाय आप उन्हें सीधे सी मारने पर तुली हुई हैं। फिर विकास बोला, हम जो हर महीने इतनी रकम आप लोगों के पास भेजते थे वो सब कहाँ चली गई? कल जो मैंने पैसे माँ के इलाज के लिए भेजे थे उसमें थोड़े से भी पैसे आप उनके इलाज में खर्च नहीं कर सकते थे, सारे पैसे आप दोनों हजम कर गए। इतना कहकर विकास और पूजा माँ के कमरे में चले गए। विकास ने अपनी पत्नी पूजा से कहा, पूजा तुम माँ का खास ख्याल रखना, उनकी पूरी सेवा करना और जो भी उनका खाने का दिल हो उन्हें तुरंत बना कर देना। प्रोजेक्ट का काम मैं संभाल लूँगा, लेकिन माँ की सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर काम 2 दिन में ही हो गया तो हम परसों तक घर के लिए निकल जाएंगे और माँ की तबीयत जैसे ही संभल जाएगी तुम उनका सामान पैक कर लेना। इस पर पूजा ने कहा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं माँ के पास ही हूँ, उनका अच्छे से ख्याल रखूँगी। आप जाइए। अपनी पत्नी से पूरी तरह संतुष्ट होकर विकास घर से चला गया। उसे प्रोजेक्ट का काम करते करते शाम हो गई। पूजा ने अपनी सासू माँ के लिए खिचड़ी बनाई, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें हल्का फुल्का खाने को बोला था। खिचड़ी बनाकर उसने उन्हें अपने हाथों से खिलाई, उसके बाद दवाई खिलाई और थोड़ी देर के बाद फल काट कर उन्हें खिलाने लगे। रुक्मणी जी के शरीर में अभी दर्द बना हुआ था तो पूजा ने उनकी टांगे भी दबाई। अपनी बहू से इतनी सेवा पाकर रुक्मणी जी तो उसे आशीर्वाद ही दिए जा रही थी। आकाश और सुनीता पूजा को अपनी माँ की देखरेख करते देखकर चलते भूलते जा रहे थे। इसी चरण के कारण सुनीता ने रसोई घर में किसी के लिए खाना भी नहीं बनाया, लेकिन जब पूजा ने सब बर्तन खाली देखे तो सुनीता को आलू की सब्जी और चपाती बनाने का बोला। अब सुनीता उसे मना कैसे कर सकती थी? चुपचाप करके उसने सब कुछ बना दिया। खाना खाते हुए पूजा ने रुक्मणी जी से पूछा, माँ जी आपका भी कुछ खाने का मन है तो बता दीजिए, मैं बना लाती हूँ। तो माँ ने मना कर दिया। पूजा अपने कॉलेज के किस्से सुना कर रुक्मणी जी को खूब हंसा रही थी, जिस कारण रुक्मणी जी अपना दुख दर्द सब भूल गई थी। अपने पति की मृत्यु के बाद आज वो पहली बार हंसी थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे
उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ फिर से लौट आई हैं। रुक्मणी जी के सर में तेल की मालिश करते हुए पूजा ने सुनीता को सबके लिए डिनर बनाने के लिए बोल दिया। नाक सिकुड़ाती हुई सुनीता सारे काम करती रही और अपनी मदद के लिए अपने पति आकाश को भी उसने बर्तन धोने के काम पे लगा दिया। बच्चे भी अपनी चाची के साथ खूब हंसी ठिठोली कर रहे थे। आज पूरा घर खुशी से चहक रहा था। विकास को रात को घर आते आते 8 बज गए। जब घर में आया तो अपनी माँ का हंसता हुआ चेहरा देखकर उसके चेहरे पे भी मुस्कान आ गई। वो भी सबके साथ हंसने बोलने में मशगूल हो गया। अपनी माँ के पास आया और उनके चरणों में बैठकर बोला, माँ अब कैसी है तबीयत आपकी? अरे देख तो एक ही दिन में भले चंगी हो गई हूँ तेरे और पूजा के आने से। तो मेरा कमरा गुलजार हो गया। मेरी बच्ची ने मेरा दिन भर बहुत ख्याल रखा। पूजा दिन भर एक पैर पे खड़ी रही और ऊपर से अपने कॉलेज के किस्से सुना कर मुझे इतना हंसाया जितना मैं आज तक नहीं हंसी थी। सौभाग्यवती रहो बहू। रुक्मणी जी ने उसे गले लगाते हुए कहा तो पूजा बोली, अरे आप भी तो वर्ल्ड की बेस्ट सासू माँ है। फिर पूजा ने अपने पति को देखते हुए कहा, अच्छा आप तो बताइए काम पूरा हुआ या नहीं? तो विकास बोला, हाँ पूजा काम तो हो चुका है, लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। ना जाने इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के चक्कर में कहाँ कहाँ भटकना पड़ा। कल घर का आराम करके परसों यहाँ से निकलेंगे। फिर तो ना तो जाने कब तक यहाँ आना हो। फिर रुक्मणी जी ने कहा, हाँ मेरे बच्चे खूब मस्ती करो। थोड़ी देर में पूजा रुक्मणी जी के लिए दलिया बनाकर ले आई और अपने हाथों से खिलाने लगी। तभी सुनीता आई और बोली, खाना तैयार है भाभी, खाना माँ के कमरे में ही ले आना, हम सब यहीं बैठकर खाएंगे। उधर सुनीता पूजा की यह बात सुनकर तिलमिला उठी, लेकिन चुपचाप सब काम करती रही क्योंकि कुछ बोल नहीं सकती थी। यह सोचकर कि अगर यह लोग हमें पैसे नहीं देंगे तो हमारा खर्च कैसे चलेगा। लेकिन उन्हें अभी तक यह मालूम नहीं था कि वो दोनों रुक्मणी जी को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। जब विकास और पूजा के जाने का वक्त आया तो माँ का भी सामान पैक करने लगे। उन्हें ऐसा करते देख सुनीता दौड़ी दौड़ी आई और फिर किसी मुस्कुराहट के साथ बोली, अरे यह क्या माँ जी सामान क्यों पैक कर रहे हैं आप? माँ जी कहाँ जा रही हैं? फिर पूजा ने कहा, भाभी हम माँ जी को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। यह बात सुनते ही सुनीता और आकाश दोनों ऐसे सतम रह गए मानो काटो तो खून ही। आकाश घबरा कर बोला, नहीं हम माँ का पूरा ध्यान रखेंगे, तुम दोनों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम माँ की देखभाल में कोई लापरवाही नहीं बरतेंगे। क्यों माँ आप ही कुछ बोलिए ना। बड़े बेटे आकाश की आवाज़ सुनकर रुक्मणी जी के चेहरे पर दुख के तूफान मारने लगे और बोले, बेटा जब तेरा पहली बार स्कूल में दाखिला करवाया था तो मैं हर थोड़ी देर बाद देखने जाते थे कि कहीं तू रो तो नहीं रहा है, तुझे कोई तकलीफ तो नहीं? क्योंकि तुम्हारी आँख से एक आंसू भी गिरता था तो मैं परेशान हो जाती थी। पर मुझे हैरानी है कि आज मेरा वही बेटा दिन रात बहते मेरे आँखों के आंसू क्यों नहीं देख पाता। थोड़ा सा प्यार और सम्मान की तो मांगती थी मैं तुम लोगों से। इतना कहते हुए रुक्मणी जी की आंखें फिर से नम हो गई। फिर विकास बोला, नहीं भैया आप पर भरोसा, हम पहले ही बहुत गलती कर चुके हैं, अब यह गलती हम दोबारा नहीं करना चाहती। माँ जी हमारे साथ ही रहेंगी और यह तय हो चुका है। विकास की आवाज़ सुनकर आकाश और सुनीता दोनों गिड़गिड़ाने लगे क्योंकि उन्हीं के नाम पे वो आज तक रुपये हड़पते आए थे। माँ तो उनके लिए एटीएम कार्ड की तरह थी, इसलिए वो खूब आग्रह करने लगे कि माँ उनके साथ ही रहेगी। लेकिन उनके सुनने वाला कौन था? छोटा बेटा और बहू अपनी माँ को अपने साथ कोलकाता ले गए। अब वो तो आकाश के हाथ में उनके पिताजी की पेंशन आ रही थी और ना ही विकास उन्हें कोई पैसे भेजता था। सुनीता और आकाश को अपने की पे पछतावा हो रहा था कि यदि वो माँ की थोड़ी सी देखभाल कर लेते तो आज उन्हें यह दिन न देखना पड़ता। माँ के जाने के बाद साथ ही आकाश की दुकान का काम धंधा बिल्कुल ठप हो गया। पैसों की कमी के चलते आकाश ने अपनी दुकान से नौकरों की छुट्टी कर दी और नौकरों वाले सारे काम खुद ही करने लगा। वो इतना शिक्षित भी नहीं था कि कोई अच्छी खासी नौकरी कर सके। पैसों के अभाव में सुनीता हर रोज़ अपने पति आकाश के साथ झगड़ा करती थी। इस बात का इल्ज़ाम वो दोनों एक दूसरे पे थोपते रहते थे।
उधर कोलकाता जाकर पूजा ने रुक्मणी जी के लिए एक फुल टाइम मेड रख ली थी। उनकी तबीयत सुधरने के लिए हर रोज़ सुबह शाम योगा करवाने के लिए योगा टीचर भी रख ली थी। महीने भर के अंत ही रुक्मणी जी भरी चंगी हो गई। वो लोग जिसे सोसाइटी में रहते थे उस सोसाइटी की वृद्ध महिलाओं ने अपना एक समूह बनाया हुआ था। रुक्मणी जी उस समूह की एक मेंबर बन गई। समूह की सभी महिलाओं के साथ मिलकर योगा, मेडिटेशन, समाज सेवा के कार्य करने के साथ साथ मंदिरों में होने वाले धार्मिक आयोजन में भी उन्होंने हिस्सा लेना शुरू कर दिया। अपनी बीमारियों और परेशानियों के कारण जो रुक्मणी जी अपने जीवन को जीना ही भूल गए थे, वो अपने सभी शौक दोबारा से जागरूक करके एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी जीने लगी है। वो हर पल भगवान का शुक्र अदा करती है और जी भर के अपने बेटे बहू पर प्यार उठाते हैं। हमें अपने बुजुर्गों को हमेशा प्यार देना चाहिए। जितना हम उन्हें प्यार देंगे उससे 2 गुना प्यार लौट कर हमारे पास आएगा। घर के बुजुर्ग घर की रौनक है, उनके बिना न संसार में सुख है न स्वर्ग में शादी। इसलिए माँ के पाँव में जन्नत और पिता के पाँव में जन्नत का दरवाज़ा कहा गया है। इसलिए यदि हम अपने परिवार और अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि चाहिए तो सदा अपने बुजुर्गों का सम्मान करना सीखिए। तो दोस्तों, जो पूजा और विकास ने अपने भैया भाभी के साथ किया वह सही था या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कहानी अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।